हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और एक कंपनी है जो कि रिसाइकल्ड जो प्लास्टिक होता है उससे फाइबर बनाने का काम करती है और बाद में उसको धागे में कन्वर्ट करके गट्टियाँ बना बना के मार्केट में बेचती है। सो एक तो इस टाइप का धागा जो इसको हम लोग एक्रिलिक फाइबर से जो बना हुआ धागा होता है वो बनाने का काम करती है, जिसको हम सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं। साथ में ही कंपनी ऊन बनाने का काम भी करती है, जिसके हम लोग वुल के जैसे कपड़े पहनते हैं, तो वो वुल वाला जो धागा है वो भी बनाने का काम करती है। इसके अलावा और भी टाइप की यार्न जो हैं कंपनी बनाने का काम करती है अपनी फैक्ट्री के थ्रू। अब यहाँ पे हम लोग इस आईपीओ के थ्रू यही समझने की कोशिश करेंगे, इस वीडियो के थ्रू, आईपीओ की वीडियो के थ्रू कंपनी के अंदर में थोड़ा सा इन डेप्थ जाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम लोग आईपीओ से रिलेटेड बेसिक डिटेल्स की अगर बात करते हैं यहाँ पर, 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। 117 का कंपनी ने कट ऑफ प्राइस सेट किया, 1200 का लॉट साइज है, तो आपको 1,40,400 रुपये की जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर कंपनी 28 करोड़ 43 लाख रुपए उठाने की कोशिश कर रही है और जो खुद की वैल्यू लगा रही है कंपनी वो है 81 करोड़ 23 लाख रुपए। सो अच्छी खासी वैल्यू यहाँ पर लगाई जा रही है। साथ में अगर हम लोग ये भी देखते हैं कि रीज़न क्या है आईपीओ को उठाने के पीछे, क्यों पैसे उठाना, क्यों उठाने की जरूरत, मतलब क्यों अपने कंपनी के अंदर मालिकाना हक जो प्रमोटर लोग हैं देना चाह रहे हैं, तो वो उन्होंने जो बेसिक रीज़न बताया कि हमें और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पर इस्टेब्लिश सेटअप करना है। साथ में ही हमारे ऊपर थोड़ा सा लोन है तो उसको भी चुकाना है, और उसी के साथ में हमने जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं वो पे करने हैं, जो कि लैंड हमने प्रमोटर से खरीदा है उसके लिए। अब यहाँ पे देखना, आपको आपके सामने बहुत सारे पॉइंट आएंगे अभी। अगर इस वीडियो के दौरान अगर मेरे मुंह से अगर कुछ निकल जाए ऐसा वैसा कंपनी के खिलाफ, तो पहले ही माफ़ कर देना भाई, क्योंकि कई बार क्या कि हम जब रिसर्च करते हैं तो भावनाओं में कुछ ज़्यादा ही बह जाते हैं। इसी के साथ में अगर हम लोग थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश करते हैं, उससे पहले देख लेते हैं कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं उनके पास में 100% शेयर होल्डिंग थी आईपीओ के इस कंपनी के अंदर में, और आईपीओ के बाद में 65% रह जाने वाली है। सो बेसिकली अगर कंपनी इतनी ही अच्छी होती, पहला पॉइंट तो नेगेटिव यहीं पे, अगर कंपनी अगर इतनी ही अच्छी होती, राइट, और कंपनी के पास में अच्छा खासा कैश पड़ा हुआ है जो कि सारे के सारे ये काम किए जा सकते हैं उस कैश के साथ में जो भी कंपनी ने यहाँ पर बताए हैं, आगे बात करेंगे, और कंपनी को अगर लिस्ट ही करवाना था मार्केट के अंदर में, तो प्रमोटर लोग 75% या 70% से अबव अपने पास में शेयर होल्डिंग या मालिकाना हक रख सकते थे, जबकि 81 करोड़ रुपए के अंदर में इतना बड़ा मालिकाना हक देने की ज़रूरत नहीं दिख रही है। नेक्स्ट और चीज़ों की बात करते हैं, ये रीज़न आगे बात करेंगे इसके बारे में और डिटेल में। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो कंपनी को हमने बोला कि भाई आपका कोई कॉम्पिटिटर यहाँ पर कोई है जिसके साथ हम कंपेयर करके देख सकते हैं, तो जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं जिन्होंने कंपनी की मदद की है आईपीओ लेके आने में, उन्होंने यहाँ पे बोल रहे हैं कि परफॉर्मेंस डेटा कंपनी का जो है वो 3 महीने का ही अवेलेबल है, जिसकी वजह से हम लिस्टेड पीयर के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी नज़र आएगा, आप कंपेयर कर पाओगे, आपके पास में सारा डेटा है, आप यही इन्होंने दिया है, इनको वो डेटा नहीं दिख रहा, ये खुद अंधे हैं। अभी दिखाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे सेट, ठीक है, ये कितना पैसा कहाँ पे यूज होने वाला है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। कंपनी के जो मेन कर्ता धर्ता आज के दिन उनका नाम है कुणाल अरोड़ा जी, आईपीओ से पहले और आईपीओ के बाद में जो कंपनी के मेन कर्ता धर्ता रहने वाली है उनका नाम है पालकी अरोड़ा, बिकॉज इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो आईपीओ के बाद में बदल जाने वाला है। अब ये एक क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी क्लरिकल मिस्टेक इस पर पूरी रिपोर्ट के अंदर में मुझे लग रहा है 4-5 जगह मैंने खुद ने रीड कर ली है। सो एक तो आईपीओ लेके आने वाले सीरियस नहीं है, एक कंपनी सीरियस नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन सीरियस नहीं है। अब यहाँ पे ये या तो बिल्कुल चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो कि कुणाल अरोड़ा के सामने जो 79.56% है, जिसके शेयर नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बदल रहे हैं, बट यहाँ पे शेयर होल्डिंग परसेंटेज बदल गया है। एक तो पैसा उठा रहे हैं मार्केट्स में और रिपोर्ट जो बना रहे हैं वो एक नंबर की रद्दी बना के दे रहे हैं, यार हद हो गई। ये जब आता है ना, ऐसा जब होने लग जाता है मार्केट में, तो बबल समझ लो, बबल फटने ही वाला है, कि बिल्कुल सोच ही नहीं रहे क्या रिपोर्ट बना के दे रहे हैं। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कंपनी के ऊपर में कुछ लिटिगेशन आज के दिन एज पर दिस रिपोर्ट, जो कि आधे से ज़्यादा डेटा यहाँ पर पता नहीं उल्टा सीधा दिया हुआ है, तो एज पर दिस डेटा अवेलेबल कंपनी के ऊपर लिटिगेशन जो है टैक्स से रिलेटेड यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बाकी कोई खास लिटिगेशन नहीं है। साथ में अगर कंटिजेंट लाइबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो कुछ खास कंटिजेंट लाइबिलिटी भी कंपनी के ऊपर में नहीं है। कंपनी की अगर आप लोग अब यहाँ पे देखना काम की बात आएगी, 2014 के अंदर में कंपनी की शुरुआत हुई थी एज ए पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, जिसका नाम रखा गया था पैरामाउंट डाईटेक, क्योंकि पार्टनरशिप जब फर्म खुलती है तो वहाँ पर नाम आपके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसमें प्राइवेट लिमिटेड ऐसा कुछ नहीं लगता, बस आप अपने हिसाब से जो भी नाम चूज़ करना चाहो वो चूज़ करके रख सकते हो। यहाँ पर बाद में कंपनी
ने 45 करोड़ रुपीस का टर्नओवर 2023 में ही अचीव किया है। ध्यान रखना, पहली बार 2023 में ही 45 करोड़ का अचीव कर लिया गया है। उसके बाद में इनको क्वालिटी एश्योरेंस 2023 में ही क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का जो एक सर्टिफिकेट होता है वो भी जारी हो गया 2023 में ये सर्टिफिकेट भी जारी हो गया। 2024 के अंदर में पार्टनरशिप फर्म को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया। अब ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर में आप एक कंपनी खोलते हो और बाद में पार्टनरशिप फर्म को टेक ओवर कर लेते हो या फिर उसी को कन्वर्ट करवा लेते हो। सो बेस्ट ऑप्शन जो भी आपको लगता है वो आप लोग कर सकते हैं, मतलब जो इस बिजनेस फील्ड में काम करते हैं वो लोग कर सकते हैं। इसके बाद में कंपनी ने अब नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स शेयर्स कम थे तो उन्होंने बोनस जारी किया। तो यहाँ पे 2024 में कंपनी ने बोनस भी जारी किया ताकि प्राइस को नीचे लेके आया जा सके। ठीक है, अब ये बोलने कि 3 महीने का डेटा था, 2014 में खुली हुई कंपनी है भाई लोग, 3 महीने का डेटा कहाँ से है? लगभग 10 साल का डेटा पड़ा हुआ है, कंपेयर करो आराम से। नहीं, कौन सर्च करेगा कौन सी कंपनी है? पैसा उठाना वैसे फेंक ही रहे हैं आजकल लोग। एसएमई कंपनी का तो नाम सुन के लोग पैसा फेंक रहे हैं, रिपोर्ट पढ़ता कौन है? कुछ भी लग दो तो कुछ भी लिख रहे हैं। अब कंपनी के पास में आज के दिन एज पर दिस रिपोर्ट यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी है उसके अंदर में जो दोनों ही फैक्ट्री जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो दोनों ही कंपनी द्वारा ओन्ड हैं और एरिया कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है कम फैक्ट्री के हिसाब से। यहाँ पर 11,647 यार्ड्स की एक फैक्ट्री और दूसरी यहाँ पर 3,000 स्क्वायर यार्ड्स की एक दूसरी फैक्ट्री है। सो ठीक ठाक एरिया वाली फैक्ट्री है, बट फैक्ट्री के सब ध्यान रखना ये जो एरिया है ये गांव में है, खेतों में, गांव पंजाब के गांव के खेतों में है। ध्यान रखना वहाँ पे जो प्रॉपर्टी के रेट्स होते हैं वो कम होते हैं, खेतों में गाँव में प्रॉपर्टी के रेट्स शहरों के अंदर के मुकाबले बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग एरिया के हिसाब से मत जाना, इसलिए मैं इसकी ज़्यादा वैल्यू मान नहीं रहा हूँ, बट यहाँ पे आगे पढ़ने को मिलेगा कि इनकी वैल्यू कितनी कितनी लगाई गई है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं कंपनी का जो लोगो है वो कुछ खास आज के दिन रजिस्टर्ड नहीं है, फॉर्मेलिटी चेक पास में चल रहा है, रिजेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। कंपनी के अंदर में आज के दिन 37 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं ऐसा दिखाया गया है रिपोर्ट में। साथ में ही कंपनी के जो मेन कस्टमर हैं यहाँ पर भी गड़बड़ है रिपोर्ट के अंदर में। किस तरीके से गड़बड़ है यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी जो पार्टनरशिप फर्म थी 31 मार्च 2022 तक, फिर बाद में 31 मार्च 2023 में पार्टनरशिप फर्म थी, तो यहाँ पर 57% जो रेवेन्यू आ रहा था कस्टमर 1 से आ रहा था। जबकि अगर आप लोग चेक करेंगे तो इसका जो पर्टिकुलर इस कस्टमर से रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है, इसका 8% ही है, और जिससे बहुत ही कम रेवेन्यू आ रहा है उसके 57% है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर अगर हम लोग सही डेटा पढ़ते हैं तो फिर भी एक कस्टमर से 13 मतलब पर्टिकुलरली एक कस्टमर से ही सबसे बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पर अगेन ये जो डेटा है कस्टमर 4 यहाँ पर जो दिखाया हुआ है इससे 28% रेवेन्यू आ रहा है एज पर लेटेस्ट जो 2023 तक का डेटा। उसके बाद 2024 का जो डेटा है उसमें 2 पार्टीशंस हैं, वो डेटा यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। इसी के साथ ये फैक्ट्री का थोड़ा सा आपको शक्ल देखने को मिल रही है, तो ये फैक्ट्री की थोड़ी सी आपके सामने फ़ोटो कि किस तरीके से चल रही है पंजाब के अंदर में। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको कि एक्रेलिक यार्न जो कि हम लोग बात करते हैं सिंथेटिक यार्न जो धागा है कंपनी बनाती है, तो पार्टनरशिप फर्म 2023 तक का डेटा था। 2024 के अंदर में यहाँ पर 2 पार्टीशन दिए हुए हैं जो कि 3 जनवरी 2024 तक का डेटा और यहाँ पे 31 मार्च 2024। तो अचानक आप लोग देख रहे हो 2 महीने के अंदर अंदर में कंपनी का रेवेन्यू जो है एक्रेलिक यार्न से 4 गुना हो गया है। 2 महीने के अंदर, पूरे 10 महीने में जितना रेवेन्यू नहीं आया एक्रेलिक यार्न से उतना 2 महीने में 4 गुना 3 गुना ज़्यादा आ गया। वाह, कैसे आ गया भाई? ठीक है, चलो मान लेते हैं कि आप दूध के धुले हो, हम लोग आपकी बात मानते हैं तो फिर भी कंपनी का जो मेन रेवेन्यू है इससे एक्रेलिक यार्न से ही आ रहा है, राइट? ये मान लिया हमने। पॉलिस्टर यार्न से भी कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है बट कुछ खास नहीं आ रहा, 5.5 करोड़ रुपए के आसपास में आया है जो कि दूसरे नंबर पे है। फिर नायलॉन यार्न से आया, फिर वुल यार्न से कंपनी का रेवेन्यू है। ये तो है मैन्युफैक्चरिंग, जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग की है उस यार्न से रेवेन्यू आया है। दूसरा कंपनी ट्रेड भी करती है, तो यहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटी देखने को मिले। ट्रेडिंग एक्टिविटी का मतलब कंपनी कहीं और से धागा खरीदती है और फिर अपने यहाँ से बेचती है। ओके, तो बैलेंस शीट क्या बोल रही है यहाँ पे? कंपनी में आज के दिन जो पैसा लगा हुआ है वो है 55 करोड़ 50 लाख रुपए के आसपास में लगा हुआ है आज के दिन, एज पर टुडेज डेटा इतना पैसा लगा हुआ है। और पिछले और
3 जनवरी 2024 तक जो पैसा लगा हुआ था वो सिर्फ 35 करोड़ रुपए कंपनी में लगा हुआ था। 2 महीने के अंदर अंदर में कंपनी में पैसा लग चुका है 20 करोड़ रुपए ज़्यादा। ये पैसा कहाँ से आया? बेसिकली अगर देखा जाए तो 31 जनवरी यहाँ पे 3 जनवरी 2024 तक के डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी में जितना भी पैसा लगा हुआ है वो सारा उधारी का पैसा था, देखने को मिल रहा है सारा उधारी का। ये शॉर्ट टर्म लोन, ये लॉन्ग टर्म लोन, और ये वो पैसा जो कि उधारी पे माल उठाया हुआ जो कि पेमेंट नहीं किया हुआ वो पैसा, यही सारा उधारी का पैसा जो है फैक्ट्री के अंदर में लगा हुआ था। 2 महीने बाद में ही कंपनी के अंदर में अचानक से 20-30 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आते हैं। थोड़ा बहुत लोन चुकाया जाता है, शॉर्ट टर्म लोन चुकाया जाता है, ठीक है, अच्छा खासा लोन चुकता है। उसी के साथ में कंपनी के अंदर में अब एक तरफ अगर शेयर कैपिटल दिखाया गया है तो दूसरी तरफ भी ये दिखाना पड़ेगा ना कि वो पैसा लगा कहाँ है। तो यहाँ पर 12 करोड़ रुपए तो दिखा दिए कैश में लगे हैं भाई, बाकी और पैसा कहाँ लगा, क्योंकि 30 करोड़ रुपए आया है तो वो दिखाया गया है कि 16 करोड़ रुपए से कंपनी के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स बढ़ गए, जो कि फैक्ट्री जो कंपनी के नाम पे थी वो कंपनी के नाम पे कर दी गई है, जो कि पहले कंपनी के नाम पे नहीं थी। अब जो फैक्ट्री की जो वैल्यू लगाई गई है उस एरिया की, उस फैक्ट्री के जो गांव के देहाड़ एरिया के अंदर में है, उसकी वैल्यू जो लगाई गई है यहाँ पर आप लोग ढंग से देखना, लगभग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स की वैल्यू लगाई गई है 25 करोड़ रुपया। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सब रिपोर्ट बोल रही है। यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो लैंड 4 जनवरी 2024 तक का लैंड का जो वैल्यू था कितना था, 12 करोड़ रुपए। एडिशन किया गया 12 करोड़ 71 लाख रुपए का, तो टोटल जो एज एट 31 मार्च 2024 तक वैल्यू रह गया कितना, 25 करोड़ 42 लाख रुपए लैंड की वैल्यू हो गई। अब ये लैंड की जो वैल्यू लगाई है आपने 12 करोड़ रुपए उतने छोटे से एरिया के लैंड की, सिर्फ लैंड की एरिया की, उसके ऊपर जो फैक्ट्री बनी हुई, शेड बनी हुई, जो मशीनरी लगी उसकी वैल्यू भी नहीं है यहाँ पे। लैंड की एरिया की 24 करोड़ रुपए, वो भी गांव के दिहाड़ में। उतनी ज़मीन शहर के मुंबई के अंदर में खरीदोगे तो इतने रुपए नहीं लगते हैं, पंजाब के दिहाड़ में इतनी महंगी ज़मीन, कमाल। मतलब पैसा उठाना हो तो कुछ भी दिखा दो, लोग पढ़ेंगे तो है नहीं। हाँ, सीधी सी बात है, पढ़ेंगे तो है नहीं। साथ में अगर हम लोग कंपनी के इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री थोड़ा बहुत ठीक है, कंपनी का कैश थोड़ा बहुत दिख गया है, ऑल राइट। अब कंपनी का अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को अगर ध्यान में देते हैं यहाँ पर, तो कंपनी का ये और ये डेटा दोनों को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो जाके इस साल का पूरा कंपनी का रेवेन्यू आएगा, जो कि 52 करोड़ रुपए के आसपास में आ रहा था। 52-53 करोड़ रुपए का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया, सेल किया इतने रुपए का। और नेट प्रॉफिट जो निकाला है वो इसको और इसको जोड़ेंगे तो 6 करोड़ 30 लाख कंपनी ने नेट प्रॉफिट निकाले हैं, जिसको अगर हम पिछले साल के मुकाबले कंपेयर करते हैं तो सिर्फ 3 करोड़ रुपए पिछले साल कंपनी ने नेट प्रॉफिट निकाले थे। कैसे भाई, मेरे तो समझ के बाहर है। यहाँ पर जो इंक्रीज आया है रेवेन्यू के अंदर में वो लगभग 15 से 20% का आया है सेल के अंदर में। नेट प्रॉफिट्स बढ़ गए हैं 6.5 करोड़ पर, डबल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। इस हिसाब से अगर कंपनी चलती है 20% के आसपास में अगर सेल इंक्रीज रहे तो होता गया और नेट प्रॉफिट्स अगर डबल होते ही गए, तब तो कंपनी थोड़े दिनों के अंदर में रेवेन्यू कम होगा और जो नेट प्रॉफिट होगा वो ज़्यादा और होगा। अगर रेवेन्यू कंपनी ने सेल किया 6,000 करोड़ का, नेट प्रॉफिट आया 9,000 करोड़ का, इस तरीके से अगर बढ़ती रही तो। साथ में अगर कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट को अगर चेक करते हैं यहाँ पर, तो वहाँ पे भी गड़बड़ नज़र आती है। क्या गड़बड़ नज़र आती है, कंपनी का 2022 तक का कैश फ्लो स्टेटमेंट देखोगे तो यहाँ पर नेगेटिव में है। 2023 का अगर चेक करते हैं तो कुछ खास पॉजिटिव में यहाँ पर नहीं है। साथ में ही अगर हम लोग 2024 का डेटा अगर चेक करते हैं, 3 जनवरी 2024 तक का डेटा चेक करते हैं तो यहाँ पर कैश फ्लो नेगेटिव में है। और अचानक से जब कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई है उसके बाद में कैश फ्लो अचानक से पॉजिटिव हो गया, बिकॉज ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं वो आ गए हैं, जो पहले हमेशा नहीं आ रहे थे, अचानक से पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट होते ही ट्रेड रिसीवेबल्स आ गए, रेवेन्यू बढ़ गए। रेवेन्यू बढ़े, थोड़े से बढ़े, बट नेट प्रॉफिट्स उससे भी ज़्यादा बढ़ गए, कैश फ्लो भी पॉजिटिव हो गया, सब सही हो गया, राम घर आ गए। सो अब फाइनली जो मेरा रिव्यू बन रहा है वो थोड़ा सा नेगेटिव बन रहा है, बिकॉज कंपनी के अंदर में जो आरएचपी के अंदर में जो डेटा दिया हुआ है, एक तो वो बिल्कुल
पता नहीं कैसे जनरेट करके दिया हुआ है, बिल्कुल सीरियस नहीं लग रहा है इन्वेस्टमेंट बैंकर इस कंपनी को लेकर के। साथ में ही अगर हम लोग इसके शेयर, ये जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यूज़ लगाई गई हैं इनके साथ में, मैं तो बिल्कुल वो मैच नहीं खा रहा, मेल नहीं खा रहा। इस तरीके से कि प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू, किसने तो इनकी वैल्यू लगाई है, प्राइवेट वैल्यूएटर ने, किसी ने तो लगाई होगी, मैं तो मैच नहीं खा रहा। साथ में अगर कंपनी बोल रही कि हमारा कोई भी आज के दिन कॉम्पिटिटर नहीं है क्योंकि डेटा नहीं है, तो डेटा तो 2014 से पड़ा हुआ है, कंपनी खुद बता रहे हैं वही लोग जो बोल रहे हैं कि डेटा नहीं है। बाद में बोल रहे हैं कंपनी का पता नहीं है, मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो यहाँ पर ऑलरेडी 3 दिन पहले एक तो कंपनी का आईपीओ है जो कि सिमिलर सा ही काम करती है। इसके अलावा कंपनी एक इकोवर्स नाम से, सॉरी जैन इकोवर्स नाम से एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट में सिमिलर सा ही काम करती है, गणेश इकोस्फीयर कंपेयर करने के हिसाब से। बट यहाँ पर डेटा जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुझे मैनिपुलेटेड लग रहा है, जिसकी वजह से मैं कंपेयरिंग में नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर कंपेयरिंग में जाऊँगा तो ये कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है वो जीत जाएगी। क्यों जीत जाएगी? क्योंकि 6.5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इस साल नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है, और यहाँ पर वैल्यू लगाई है 81 करोड़ रुपीज़ की, तो यहाँ पे 13 का पी रेशियो आ रहा है, जबकि जो लिस्टेड कंपनी है इसी सेगमेंट में काम करने वाली उसका 78 का पी रेशियो आ रहा है। वो जीत जाएगी, ऑफ कोर्स सी बात है, जीत जाएगी। अब डेटा अगर लिखना है तो कुछ भी लिख दो फिर। साथ में ही अगर हम लोग ये भी चेक करते हैं पीबी रेशियो को, तो वहाँ पे 1.3 का पीबी रेशियो निकल रहा है, निकल के आ रहा है जो आईपीओ लेके आ रही है, और यहाँ पर इस कंपनी का 4.6 का पीबी रेशियो निकल के आ रहा है, तो जीत जाएगी, डेफिनेटली बात है। बट पॉइंट ये है कि मुझे पूरी उस वैल्यू, उस रिपोर्ट में झोल नज़र आ रहा है। अब बाकी देखते हैं जब भी कंपनी का आईपीओ किस हिसाब से खुलता है, आज के दिन कंपनी की क्या हवा बन रही है वो पहले एक बार उसको चेक कर लेते हैं। अभी तो कंपनी का हवा जो है 0% बन रही है, देखते हैं किस तरीके से मार्केट को इसको लेता है, वो तो हवा के हिसाब से पड़ेगा। बाकी मैं इसको लेके थोड़ा सा नेगेटिव हूँ। फाइनली सी यू टुमारो। बाकी आप कोई भी डिसीजन लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करके लें, बिकॉज दिस वाज जस्ट लिमिटेड रिव्यू, एंड इसमें जो भी वक्तव्य दिए गए हैं वो मेरे पर्सनल हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हैं, मैं गलत भी हो सकता हूँ। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।